जम्मू कश्मीर के एक छोटे से शहर कटरा से माता वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत होती है और ये एक ऐसी धार्मिक यात्रा है जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। क्या आप भी वैष्णो देवी यात्रा पर आना चाहते हैं तो मैं आपको यात्रा की नई अपडेटेड A to Z जानकारी दूंगा, साथ ही ताजा हालात भी बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैष्णो देवी आने के 5 तरीके, पैदल यात्रा का पूरा मार्ग, रोप वे, घोड़े खच्चर की सुविधाएं, बैटरी कार टिकट लेने का आसान तरीका, भवन पर डॉर्मेट्री कैसे ले, हेलीकॉप्टर टूर मतलब यात्रा की कंप्लीट ट्रैवल गाइड, टूर आइटनरी, फ्लाइट टिकट। मैं आपको बताऊंगा इस यात्रा में अलग अलग जगह है जहां आप रात में रुक सकते हैं, साथ ही बजट होटल से लग्जरी होटल्स तक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ टूर टिप्स भी दूंगा ताकि आपकी यात्रा और भी ज्यादा यादगार और आरामदायक बन जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। ऐसा करने से हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और चलिए मेरे साथ श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर। आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ शेरावाली जरूर लिखिएगा। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू के कटरा से। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप कटरा कैसे पहुँच सकते हैं। मैं आपको आने के 5 तरीके बताऊंगा, फिर आपको जो बेस्ट लगे आप उससे आ सकते हैं। सबसे पहला तरीका बाई ट्रेन। कटरा में रेलवे स्टेशन भी है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन 2014 से शुरू हो चुका है और अब पूरे भारत से सीधी ट्रेन यहाँ आती हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल बड़े शहरों से सीधी ट्रेन उपलब्ध है। लेकिन अगर आपकी ट्रेन कटरा नहीं आती है तो आप जम्मू आ जाइए। जम्मू से आप कटरा बाय रोड या ट्रेन दोनों से आ सकते हैं। जम्मू तवी से भी नियमित लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन कटरा तक आती है, या फिर जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड मौजूद है जहां से सीधी बस आपको कटरा तक मिल जाएगी, जिसमें एक व्यक्ति का 120 रुपए किराया रहता है। दूसरा तरीका बाय फ्लाइट। कटरा का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है, सतवारी एयरपोर्ट, जो कटरा से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से टैक्सी, बस से आसानी से कटरा तक आया जा सकता है। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, लेह, अमृतसर से सीधी फ्लाइट्स हैं जम्मू के लिए। एयरपोर्ट से आप कटरा तक बाय कैब आ सकते हैं, 3000 से 3500 रुपए लगते हैं। तीसरा तरीका बाय रोड आ जाइए, यानी पूरी जर्नी बाय रोड कर लीजिए, बस से या वॉल्वो से आ जाइए। जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर और पंजाब के कई बड़े बड़े शहरों से सीधी बस सेवाएं कटरा तक उपलब्ध हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की रोडवेज बस JKSRTC की बस भी डायरेक्ट कटरा तक आती है। कुछ प्राइवेट वोल्वो बसेस भी हैं। दिल्ली से कटरा की दूरी लगभग 650 किलोमीटर है और बस से करीब 12 से 14 घंटे का समय लग जाता है। चौथा तरीका, आप बाई कैब या टैक्सी लेकर आ जाइए। जम्मू से कटरा तक नियमित टैक्सी और कैब आसानी से मिल जाती हैं। 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। किराया 2500 से 3500 रुपए रहता है, डिपेंड करता है आपने कौन सी गाड़ी ली है। अगर आप दिल्ली से कैब या टैक्सी लेकर आते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन ज्यादा सुविधाजनक ऑप्शन नहीं है। 5वां तरीका है आपकी खुद की गाड़ी। आप अपने वाहन से आ जाइए। कटरा सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे NH44 से आप सीधे कटरा तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से कटरा लगभग 12 से 13 घंटे का सफर रहता है। रास्ते में आप सुंदर पहाड़ी दृश्य और खाने पीने के ढाबे देखेंगे। यात्रा काफी अच्छी रहती है, लेकिन दिल्ली से सीधे कटरा तक अपनी गाड़ी लेकर आना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उतना ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। सबसे आसान तरीका है ट्रेन, सीधा कटरा रेलवे स्टेशन आ जाएंगे। सबसे तेज तरीका है फ्लाइट, जम्मू एयरपोर्ट आइए और वहां से टैक्सी ले लीजिए कटरा के लिए। थोड़ा एडवेंचर करना है और बजट फ्रेंडली टूर करना है तो आप बस या अपनी गाड़ी से यात्रा कर सकते हैं। तो ये सब बातें हो गई कटरा तक पहुंचने की। अब बात आती है कि कटरा में रुके कहाँ। मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा कटरा में रुकने के, जो आपको बेस्ट लगे आप उसे अपना सकते हैं। पहला तरीका, आप यहाँ पे धर्मशाला, यात्री निवास या डॉर्मेट्री ले लीजिए, बजट में हो जाता है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा कई धर्मशालाएं चलाई जाती हैं, जैसे निहारिका भवन और शक्ति भवन। ये काफी अच्छे ऑप्शन रहते हैं आने वाले यात्रियों के लिए। यहाँ पर डॉर्मेट्री की भी सुविधा मिल जाती है, जिसमें एक बेड का करीब 120 रुपए किराया रहता है। साथ ही आप यहाँ पर आपका लगेज भी लॉकर रूम में रख सकते हैं। चाहे तो ऑनलाइन बुक कर लीजिए, वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, या ऑन द स्पॉट भी आके बुक कर सकते हैं। कटरा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास भी किफायती धर्मशाला और यात्री निवास आसानी से मिल जाते हैं। काफी बजट में रहती हैं ये धर्मशालाएं। किराया 500 से 800 रुपए
पर नाइट रहता है। इन सब में सुविधाएं आपको साधारण कमरे मिलेंगे, साफ सफाई ठीक ठाक रहती है, पीने का पानी वगैरह यहाँ मिल जाता है। दूसरा तरीका है कि आप बजट होटल ले लीजिए। कटरा में बहुत सारे छोटे बड़े बजट होटल मौजूद है। इन बजट होटल्स में किराया करीब 800 रुपये से 1500 रुपये पर नाइट रहता है। इसमें एसी और नॉन एसी दोनों तरह के कमरे रहते हैं। 24 घंटे यहाँ पर पानी की सुविधा रहती है। सभी में अटैच वॉशरूम रहता है और रूम सर्विस भी कुछ बजट होटल्स में मिल जाती है। तीसरा तरीका है मिड रेंज होटल आप ले लीजिए। अच्छी लोकेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन के पास काफ़ी अच्छे मिड रेंज होटल मिल जाते हैं। बस स्टैंड और बाजार में भी कुछ अच्छे मिड रेंज होटल मौजूद है। इनमें किराया करीब 1500 रुपये से शुरू होता है, जो 3500 पर नाइट रहता है। कमरे काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, एसी वाईफाई सब कुछ मिल जाएगा। रेस्तरां भी यहाँ पे मिलेंगे, यानी होटल्स में ही आपको किचन और रेस्टोरेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी। 24 आवर्स हेल्प डेस्क यहाँ पर रहती है। पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, फिर चाहे आप रेलवे स्टेशन से पिकअप करा लीजिए और यात्रा के लिए भी आपको ड्रॉप कर देंगे। चौथा ऑप्शन है लग्जरी होटल या रिजॉर्ट्स। कटरा और आसपास में 3 स्टार से लेकर 5 स्टार तक के अच्छे होटल और रिजॉर्ट्स मौजूद है। इनमें किराया थोड़ा ज़्यादा रहता है, 4000 से शुरू हो जाता है, जो 10,000 पर नाइट रहता है। इसमें सुविधाओं की बात करें तो पूल यहाँ मिल जाएगा, स्पा यहाँ मिल जाएगा, जिम, मल्टी क्यूजिन, रेस्तरां, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही आपको हेलीकॉप्टर टिकट से लेकर यात्रा पंजीकरण से संबंधित कई सुविधाएं वहीं पे मिल जाती हैं। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी तो रहती ही है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ रुकना है। मैं आपको एक सुझाव भी दे देता हूँ, कुछ टूर टिप्स आपको दे देता हूँ। जैसे आप नवरात्रि के समय पर यहाँ आएंगे या गर्मियों की छुट्टियों में आएंगे या दिसंबर जनवरी में आते हैं तो पहले से बुकिंग करके आइएगा, क्योंकि उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। फैमिली के साथ आते हैं और या फिर आपके साथ सीनियर सिटीजन है तो आप श्राइन बोर्ड के जो स्टे ऑप्शंस हैं वहाँ रुक जाइए, वो काफ़ी सुरक्षित रहते हैं और आपके लिए बजट फ्रेंडली भी रहेंगे। अच्छे अनुभव के लिए आप अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, कुछ लग्जरी फील लेना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन के पास या बस स्टैंड के पास मौजूद मिड रेंज होटल या लग्जरी होटल्स ले सकते हैं। यहाँ पर 3 स्टार 4 स्टार से लेकर 5 स्टार तक के भी आपको होटल भी पहुंच गए। होटल्स की भी डिटेल मैंने आपको दे दी। अब बात आती है वैष्णो देवी पैदल यात्रा की। देखिए, पहले यात्रा पर जाने से पहले हमें यात्रा पर्ची लेनी होती थी, एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, लेकिन अब यात्रा पर्ची नहीं चाहिए। अब उसकी जगह RFID कार्ड बनवाना होता है। पहले हम यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी निकलवा लेते थे, लेकिन अब कटरा पहुंचने के बाद हमें यात्रा पर्ची काउंटर पर जाना ही पड़ता है, वहीं से RFID कार्ड मिलता है। कुछ इस तरह का कार्ड होता है। जिस व्यक्ति को यात्रा पर जाना है उन सभी लोगों को यात्रा पर्ची काउंटर पर जाकर RFID कार्ड लेना ही होता है। बिना RFID कार्ड के आप यात्रा पर नहीं जा सकते। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपका फोटो क्लिक किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो आधार कार्ड मांगा जाता है। तो फ्रेंड्स, यात्रा पर्ची वेरीफाई हो गई, RFID कार्ड भी मिल गया, ये वाला फोटो खींचा और कुछ नहीं, यात्रा पर्ची ऑनलाइन लेकर आए थे, जमा की, फोटो खींचा और ये कार्ड मिल गया। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे सबको। वैसे 5 साल से छोटे बच्चे को RFID कार्ड की जरूरत नहीं होती, यात्रा पर्ची की जरूरत नहीं होती, तो हमारी मिस्टी को जरूरत नहीं पड़ी और हमने ले ली यहाँ से माता रानी की चुनरी माथे पर बांधने के लिए। RFID कार्ड पूर्ण रूप से फ्री है, ऑनलाइन नहीं बनता है। हालांकि यात्रा पूरी हो जाने के बाद आपको यह रिटर्न भी करना होता है। रिटर्न कहाँ होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब चलते हैं वैष्णो देवी पैदल यात्रा पर। पैदल यात्रा करने के भी 2 रास्ते हैं। एक तो पुराना रास्ता जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, और एक है नया रास्ता। हालांकि नया भी क्या, इस रास्ते को 2 मई 2018 में यात्रियों के लिए खोल दिया गया था। इस रास्ते को ताराकोट मार्ग के नाम से जाना जाता है। मैं आपको दोनों रास्तों की जानकारी दूंगा। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको किस रास्ते से यात्रा करनी है। ये है कटरा का ऑटो स्टैंड। यहाँ से आपको दोनों रास्ते, पुराना रास्ता और नया रास्ता, दोनों जगह के यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ऑटो मिल जाएगा। अगर आप पुराने रास्ते से जाते हैं तो 50 रुपए एक व्यक्ति का किराया लिया जाएगा और आपको दर्शनी दरवाजे पर ड्रॉप करेंगे। और अगर आप नए रास्ते से जाते हैं तो पूरा ऑटो आपको बुक करना होगा, जिसमें 205 से 210 रुपए लेते हैं पूरे ऑटो का। ये यात्रा पर्ची वेरीफाई होगी, RFID कार्ड भी मिल गया है। अभी हमने ऑटो ले लिया ताराकोट मार्ग के लिए, 200 रुपए का ऑटो बुक हो जाता है और आराम से 3 लोग बैठ भी जाते हैं। पुराने रास्ते पर भी एक वेरिफिकेशन काउंटर है और नए रास्ते पर भी वेरिफिकेशन काउंटर है, जहां पर RFID कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आप कोई लगेज लेकर जाते हैं तो वो भी चेक किया जाता है। इसके बाद पैदल यात्रा पर आप जा सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए
कि आप किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे, नए रास्ते से या पुराने रास्ते से, या अगर आपने पहले कभी वैष्णो देवी यात्रा की है तो आपने किस रास्ते से यात्रा की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो अब मैं आपको नए रास्ते और पुराने रास्ते के अंतर बता देता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो पूरी देखिए, आपको डिसाइड करने में काफी हेल्प हो जाएगी। वैष्णो देवी यात्रा के नए रास्ते की बात करें तो ये मार्ग कटरा से अर्धकुंवारी तक बनाया गया है और काफी सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। इस रास्ते पर खच्चर या घोड़ों की अनुमति नहीं है, केवल पैदल यात्री ही चल सकते हैं। यहाँ पर यात्रियों के लिए भोजन की दुकान, रेन शेल्टर, वॉशरूम, शौचालय और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। पुराने मार्ग जिसमें बाणगंगा है, चरण पादुका है, उसकी तुलना में ये रास्ता ज्यादा आसान और भीड़ भाड़ से आप बचे रहते हैं और इस रास्ते पर भीड़ भाड़ बहुत कम रहती है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ इस तरह की ट्रॉली भी यहाँ इस रास्ते पर मिल जाती हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी तक जाने के लिए 500 से 550 रुपए ये चार्ज करते हैं। आप चाहो तो बच्चों को ले जा सकते हैं, चाहे तो लगेज रखकर भी ले जा सकते हैं। नया रास्ता भी अर्धकुंवारी जाकर पुराने रास्ते से ही मिल जाता है। पुराने रास्ते की बात करें तो पुराना रास्ता काफी भीड़ भाड़ से भरा हुआ है। इस रास्ते पर घोड़े, खच्चर, पालकी आदि सभी चलते हैं और पैदल यात्री भी इस रास्ते पर ज्यादा रहते हैं। इस रास्ते की चौड़ाई भी कम है और भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। हालांकि इस रास्ते में दूर तक काफी अच्छा बाजार देखने के लिए मिलता है, काफी चहल पहल रहती है। कुछ इस तरह की दुकानें हैं, यहाँ पर आप फोटोग्राफी करवा सकते हैं। माता वैष्णो देवी भवन जैसी यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, काफी लोग यहाँ फोटो क्लिक करवाते हैं और 5 से 10 मिनट में ये फोटो भी बनाकर दे देते हैं। अगर आपको घोड़े या खच्चर या पालकी से जाना है तो बाणगंगा प्रीपेड काउंटर से आप घोड़े, खच्चर या पालकी बुक कर सकते हैं। इसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, ये आपको ऑन द स्पॉट ही करना होगा। बाणगंगा से भवन तक खच्चर का किराया करीब 1200 रुपए रहता है। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है 5-6 साल का तो किराया करीब 1400 हो जाता है। अगर आप अर्धकुंवारी तक ही जाना चाहते हैं तो 600 से 700 रुपए में घोड़े खच्चर से जा सकते हैं। पालकी का किराया बाणगंगा से भवन तक करीब 3000 से 3500 रुपए रहता है। पुराने रास्ते की बात करें तो पुराने रास्ते में ही हमें पहला पड़ाव बाणगंगा देखने के लिए मिलती है, जिसे केश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आप नज़ारा देख ही रहे हैं, ये बाणगंगा का है। बहुत साफ पानी यहाँ पर निकलता है। आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर स्नान भी करते हैं। कुछ लोगों में मान्यता है कि लोग बाणगंगा में स्नान करने के बाद आगे की यात्रा पर जाते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं। महिलाओं के स्नान के लिए अलग से घाट बनाए हुए हैं। बाणगंगा से जब आगे चलते हैं तो हम पहुँचते हैं चरण पादुका। यहाँ एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर माता वैष्णो देवी के पैरों के निशान मौजूद है। पुराना रास्ता इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि सभी श्रद्धालु एक एक करके सभी जगह पर दर्शन करते हुए भवन तक जाते हैं। इस रास्ते पर अर्धकुंवारी तक काफी अच्छी रौनक देखने के लिए मिलती है, इसलिए ज्यादातर श्रद्धालु पुराने रास्ते से ही जाते हैं। लेकिन अगर आपको आरामदायक रास्ता चाहिए, भीड़ भाड़ से बचकर आराम से जाना चाहते हैं तो नए रास्ते से जाए। जय माता। अगर आपको चहल पहल, भीड़ भाड़ के साथ चलना है तो पुराना रास्ता बेस्ट है, या घोड़े खच्चर से यात्रा करनी है, पालकी से यात्रा करनी है तो भी पुराना रास्ता ही आपको चुनना होगा। अभी हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। अर्धकुंवारी वो जगह है जहाँ पर माता रानी की गर्भजून गुफा मौजूद है। ये नज़ारा अर्धकुंवारी का है। अर्धकुंवारी पर नया रास्ता और पुराना रास्ता दोनों आकर मिल जाते हैं। ये जो पूरा परिसर आप देख रहे हैं, ये अर्धकुंवारी मंदिर का परिसर है। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है, जैसे शारदा भवन, जिसमें डॉर्मेट्री आपको मिल जाएगी। हालांकि इन सब की बुकिंग आपको पहले से करनी होगी। प्री बुकिंग करके आएंगे तो आपको यहाँ रुकने के लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन मैं जब भी वैष्णो देवी यात्रा पर आता हूँ तो अर्धकुंवारी में मैं नहीं रुकता हूँ। हालांकि मंदिर में दर्शन करने मैं जरूर जाता हूँ। अर्धकुंवारी में आसपास में काफी अच्छा बाजार है। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। जब आप कटरा से आएंगे तो अर्धकुंवारी में आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे की यात्रा पर जाइए। यहाँ पर मौजूद गर्भजून गुफा में दर्शन के लिए कभी कभी बहुत लंबी कतार लग जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 20-20 घंटे से लेकर 24-25 घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है। ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि यात्रा पर कितनी भीड़ है। अगर आपको गर्भजून गुफा में दर्शन करने जाना है और वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है
तो आप यहाँ से गर्भजून गुफा में जाने के लिए अपना टोकन ले लीजिए। उसके बाद अगर वेटिंग पीरियड 20 से 24 घंटे है तो आप सीधे यहाँ से भवन के लिए निकल जाइए और अगले दिन जब आप वापस आएंगे तो आप गर्भजून गुफा में दर्शन करने जा सकते हैं। तब तक आपका नंबर भी आ जाएगा। अगर भीड़ कम है तो सीधे टोकन लेकर गर्भजून गुफा में दर्शन करने जाइए। अर्धकुंवारी से भवन के लिए भी 2 रास्ते हैं। एक वही पुराना रास्ता जो हाथी मत्था होते हुए सांझी छत होते हुए भवन तक जाता है। ये रास्ता बहुत पुराना है, काफी श्रद्धालु उस रास्ते से भी जाते हैं। घोड़े खच्चर पालकी तो इसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन अर्धकुंवारी से एक दूसरा रास्ता भी है जो हिमकोटी होते हुए भवन तक जाता है। अर्धकुंवारी तक ज्यादातर श्रद्धालु मिले जुले रास्तों से आते हैं, कोई पुराने रास्ते से तो कोई नए रास्ते से। लेकिन अर्धकुंवारी से आगे भवन तक ज्यादातर श्रद्धालु हिमकोटी वाले रास्ते से पैदल भवन तक जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता ज्यादा आसान है पुराने रास्ते की अपेक्षा। अर्धकुंवारी से भवन के बीच बैटरी कार भी मिल जाती हैं। ये बैटरी कार हिमकोटी वाले रास्ते पर ही भवन तक जाती हैं। अगर आपको बैटरी कार से अर्धकुंवारी से भवन तक जाना है तो इसके लिए आप यहाँ के बैटरी कार टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं। प्री बुकिंग कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऑनलाइन बुकिंग होती है। स्क्रीन पर आप वेबसाइट देख रहे होंगे। यहाँ आने के बाद आप बैटरी कार टिकट बुक कर सकते हैं। हेलो, बैटरी कार मिल गई है। ऑनलाइन वालों को प्रेफर किया जा रहा है। उसके बाद जिस दिन आप अर्धकुंवारी पहुंचेंगे, जिस दिन आप पैदल यात्रा शुरू करेंगे और जिस दिन आपको भवन पहुंचना है, उसी दिन की डेट में जिस भी टाइम स्लॉट में आप चाहें यहाँ से ऑनलाइन टिकट निकलवा सकते हैं। लेकिन जो टाइम स्लॉट आपने ऑनलाइन चुना है उस टाइम स्लॉट के समय आपको पहुंचना जरूरी होगा। इनफैक्ट 10 से 15 मिनट पहले पहुंचना बहुत जरूरी होगा। अगर आपका टाइम स्लॉट निकल गया तो फिर आपका बैटरी कार टिकट कैंसिल हो जाएगा और आपको पैसे भी रिफंड नहीं होंगे। अर्धकुंवारी से भवन तक टिकट का किराया 450 रुपए रहता है। सीनियर सिटीजन के लिए और दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर रिजर्व कोटा भी है। यानी कह सकते हैं कि ऑनलाइन भी सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जनों को टिकट आसानी से मिल सकता है। ऑफलाइन में कभी कभी थोड़ा इंतजार करना पड़ जाता है। 20 मिनट का समय लगता है बैटरी कार से अर्धकुंवारी से भवन तक पहुँचने में। हालांकि पैदल यात्रा का एक अलग ही आनंद है। हजारों लोग माता रानी के जयकारों के साथ पैदल यात्रा करते हैं। शाम के समय तो इस यात्रा में एक नया जोश देखने के लिए मिलता है, जब हजारों लोग पैदल यात्रा के समय माता रानी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और माहौल पूरी तरह से माता रानी के रंग में रंग जाता है। तो कोशिश कीजिए पैदल यात्रा का आनंद लें और आप भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपकी कोई राय है या आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शायद आपके कमेंट से कुछ लोगों की हेल्प हो जाए। अगर आप अर्धकुंवारी से पुराने रास्ते से यानी हाथी मत्था और सांझी छत होते हुए आते हैं तो इस रास्ते में भी काफी अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं। खान पान से संबंधित, बाथरूम, वॉशरूम से संबंधित। ये नज़ारा हाथी मत्था का है। आसपास में काफी सारे खाने पीने के लिए छोटे छोटे फूड पॉइंट बने हुए हैं। इस समय यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है। कभी कभी हिमकोटी वाला रास्ता बंद कर दिया जाता है क्योंकि उस क्षेत्र में लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा रहता है। उस दौरान बैटरी कार की सुविधा भी पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। या फिर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तब भी हिमकोटी वाले रास्ते को बंद कर दिया जाता है और बैटरी कार की सुविधा भी बंद कर दी जाती है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई है बैटरी कार की और बैटरी कार बंद है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो ऐसे समय में पुराने रास्ते पर ही लोग चलते हैं। ये वही रास्ता है। हाथी मत्था के बाद दूसरा पड़ाव आता है सांझी छत। ये नज़ारा है सांझी छत का। यहाँ पर भी इस समय काफी ज्यादा भीड़ है। वहाँ सामने आप काउंटर देख रहे होंगे, काफी बड़ी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर निःशुल्क लंगर की व्यवस्था मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ प्रसाद ले सकते हैं। कटरा से भवन तक सभी रास्तों पर जगह जगह फ्री लंगर की सुविधा मौजूद है, जिसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। छत का शानदार नजारा। चलो सांझी छत पर भी आप देख रहे होंगे कि 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता भवन के लिए जाता है और एक रास्ता यहाँ से सीधे भैरव घाटी पहुँच जाता है। लेकिन हमें भैरव घाटी नहीं जाना है, हमें पहले भवन की ओर जाना होगा। चलिए भवन पर चलते हैं और वहाँ के बारे में आपको बताता हूँ। दर्शन करने का सही तरीका क्या है, कैसे आप दर्शन आसानी से कर पाएंगे। ये है भवन के नज़ारे। अब आप पुराने रास्ते से आइए या नए रास्ते से, भवन पर आप पहुँच ही जाएंगे। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। भवन पर पहुंचने के बाद आप माता रानी के दरबार में प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की कई सारी प्रसाद की दुकान भेंट शॉप के नाम से मौजूद है। यहाँ पर अलग अलग प्राइस में प्रसाद मिल जाता है। जो भी आपको सही लगे आप खरीद सकते हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट दुकानें भी हैं, वहाँ से भी काफी लोग प्रसाद खरीदते हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ कि माता रानी के दरबार में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। सिर्फ नारियल एक जगह चढ़ाया जाता है
और जब आप रिटर्न आएंगे तो वो नारियल भी आपको वापस मिल जाता है। तो मंदिर के मुख्य दरबार में तो प्रसाद चढ़ता ही नहीं है, तो अलग से आपको बहुत ज़्यादा प्रसाद खरीद के ले जाने की जरूरत नहीं है। भवन पर आने का सबसे पहले जो इच्छा होती है वो होती है माता रानी के दर्शन। उसके लिए भी कुछ नियम है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सामान है, लगेज है, आपका फोन या लेदर का कोई भी सामान है जैसे बेल्ट, पर्स, वॉलेट, बैग, जो भी है वो आप मंदिर में नहीं ले जा सकते। इन सभी सामान को आपको यहाँ लॉकर में जमा करना होगा। आपके पास कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, सिर्फ पैसे आप रख सकते हैं, आपका आधार कार्ड रख सकते हैं या RFID कार्ड जो गले में डला हुआ है वो रख सकते हैं। यहाँ तक कि आप पेन भी जेब में रखकर नहीं ले जा सकते। लॉकर की बात करें तो यहाँ पर निःशुल्क लॉकर की व्यवस्थाएं हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉकर कहाँ पर है। अगर आप हिमकोटी वाले रास्ते से आते हैं तो शुरुआत में ही पार्वती भवन है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये पार्वती भवन का है। यहाँ पर भी निःशुल्क लॉकर की व्यवस्था है। चाहे तो आप सारा सामान यहाँ पर जमा करवा सकते हैं, उसके बाद आप दर्शन करने जाइए। इसी रास्ते पर जब हम आगे आते हैं भवन की तरफ तो एक रास्ता और है जो लॉकर के लिए जाता है। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते हैं तो यहाँ भी काफी सारे लॉकर की व्यवस्था है। आप देख ही रहे होंगे बहुत सारे लॉकर हैं। जो भी एक्स्ट्रा सामान है लॉकर में रखिए, लॉक लगाइए और चाबी आप रख सकते हैं। और हाँ, मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो चाबी ले जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं श्रद्धालु से यही अपील करूंगा कि जैसे ही आपके दर्शन हो जाए तुरंत आप लॉकर खाली कर दीजिए ताकि आने वाले श्रद्धालु को वो लॉकर फ्री मिल जाए। आइए मंदिर में चलते हैं, आपको दर्शन कराता हूँ। मई जून के महीने में नवरात्रों के समय यहाँ पर जबरदस्त भीड़ होती है, बहुत लंबी लाइन लग जाती है। मैं आपको बेस्ट टाइम बताऊंगा कि किस समय आपको दर्शन करने चाहिए ताकि इस लंबी लाइन से आप बच सकें। चलिए अब दर्शन करने चलते हैं। यहाँ सामने आप लिखा देख रहे होंगे स्काई वॉक। ये पिछले कुछ सालों में ही बनकर तैयार हुआ है। इस ब्रिज को पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है, बहुत खूबसूरत है ये। ऐसे ही लाइन में चलते हुए हम स्काई वॉक से निकलते हुए मुख्य गुफा तक जाएंगे। माता रानी के मुख्य भवन में जाने के लिए एक पुरानी गुफा भी थी जिसमें पहाड़ों के नीचे से लेट कर जाया जाता था। हालांकि अब श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस गुफा को बंद करके रखते हैं, क्योंकि इस गुफा में एक व्यक्ति ही एक बार में निकल सकता है तो समय बहुत ज्यादा लग जाता है। इसलिए माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर अलग से गुफाएं बनाई गई हैं, जिसमें 2 अलग अलग गुफाएं हैं जिसमें सीधे खड़े होकर हम मुख्य मंदिर में पहुंच जाते हैं। गुफाओं में भी माता रानी के जयकारे की गूंजती रहती है। चलिए माता रानी के दर्शन कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी, जय मां शेरावाली जरूर लिखिएगा। वैष्णो देवी माता के दर्शन के बाद हम कई अलग अलग मंदिरों में दर्शन करते हैं और बाहर आते हैं जहाँ चरणामृत पीने के बाद हम अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। तो ये होती है माता वैष्णो देवी की दर्शन यात्रा। अब दर्शन के बाद काफी श्रद्धालु ऐसे हैं जो सीधे यहाँ से भैरव घाटी के लिए निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन भवन पर रुकते हैं। अब रुकने की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर रुकने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। देखिए, माता वैष्णो देवी भवन पर कोई भी होटल नहीं है, ना ही कोई बजट होटल, ना ही कोई लग्जरी 5 स्टार होटल, ना ही 4 स्टार, ना ही कोई रिजॉर्ट। यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिसमें फ्री और पेड दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहले मैं आपको वो व्यवस्थाएं बताता हूँ जिसमें आपको पैसे देने होंगे। यहाँ पर श्रीधर भवन, वैष्णो देवी भवन और मनोकामना भवन है जिसमें डॉर्मेट्री बेड की सुविधा मिल जाती है। एक बेड का किराया 150 रुपए रहता है एक रात के लिए। इन सब की आप ऑनलाइन बुकिंग करके आइएगा, तभी आपको मिल सकता है। डायरेक्ट यहाँ आने के बाद आपको डॉर्मेट्री बेड नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर कुछ रूम की भी व्यवस्था रहती है जिसमें एक रूम का किराया 1500 रुपए से शुरू होता है जो 3-3.5 हजार तक जाता है। उनकी भी आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करनी होगी। ऑन द स्पॉट आपको रूम भी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन बुकिंग करने की वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर फ्री रुकने की व्यवस्था। यहाँ पर 2 भवन है जहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हैं। एक है मनोकामना भवन और दूसरा है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन पिछले कुछ समय में ही तैयार हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में फ्री रुकने की व्यवस्था है। हजारों लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। नया है तो सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। ऐसा ही एक मनोकामना भवन भी है जहाँ फ्री रुकने की व्यवस्था है, जहाँ पर बेड डले हुए हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही इन दोनों जगहों पर यात्री रुकते हैं। हालांकि रात को 8 बजे के बाद ही ये सब खोले जाते हैं और श्रद्धालुओं के लिए दिन के समय इन सभी जगहों पर फ्री रुकने वाली व्यवस्थाएं बंद कर दी जाती हैं। भवन पर रुकने की व्यवस्था के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब चॉइस आपकी है कि आपको रुकना है या यात्रा पर आगे निकल जाना है। वैष्णो देवी दर्शन के बाद हम जाएंगे भैरव घाटी, जहां हम दर्शन करेंगे भैरव बाबा के। भवन से भैरव मंदिर की दूरी करीब 2.5 से 3 किलोमीटर है। काफी लोग पैदल चले जाते हैं। एक पैदल रास्ता, एक सीढ़ी वाला रास्ता है। घोड़े खच्चर पालकी भी मिल जाती है। घोड़े खच्चर वाले 500 रुपए लेते हैं भैरव मंदिर तक छोड़ने के। हालांकि यहाँ पर एक रोपवे भी चलती है। जितने भी श्रद्धालु भवन पर आते हैं उसमें से ज्यादातर रोपवे से ही भैरव मंदिर दर्शन करने जाते हैं। रोपवे की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम को 5-5:30 बजे तक है। इस बीच आप दर्शन करने रोपवे से जा पाएंगे। एक व्यक्ति का टिकट 100 रुपए रहता है
टिकट काउंटर दुर्गा भवन में बना हुआ है। आप ये लाइन जो देख रहे हैं ये रोपवे टिकट के लिए लाइन लगी हुई है। हालांकि ये टिकट भी आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं इस वेबसाइट पर। मनोकामना भवन के पास ही रोपवे का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये उन लोगों की लाइन है जिनके पास टिकट है, चाहे वो ऑनलाइन लेकर आए हो चाहे वो काउंटर से खरीद कर लाए हो। एक केबल कार में काफी सारे लोग आ जाते हैं। बैठने के लिए तो कोई ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन सभी लोग खड़े खड़े इस यात्रा को करते हैं। मात्र 5 मिनट का समय लगता है भैरव मंदिर तक। जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये बाजार है भैरव घाटी का। शुरुआत में प्रसाद की भी दुकानें हैं, आप चाहें तो प्रसाद खरीद सकते हैं। खान पान के लिए काफ़ी सारे फूड पॉइंट भी बने हुए हैं। चलिए पहले मंदिर में चलते हैं, भैरव मंदिर में दर्शन करते हैं। वैसे दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लाइन लगभग रनिंग में रहती है, चलती रहती है और तुरंत ही दर्शन हो जाते हैं। और ये सभी लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप आपका मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं, हालांकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते। भैरव मंदिर दर्शन के बाद अभी मैं मंदिर के पास ही खुले स्पेस में आ गया हूँ। यहाँ पर हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है। खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत व्यू यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। माता रानी के जयकारे गूंजते रहते हैं। यहाँ से माता रानी के भवन का एक बहुत सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जो सफ़ेद सफ़ेद बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना नीचे, ये माता रानी का भवन है जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। और यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। बहुत लोग यहाँ खड़े होकर फोटोग्राफी करते हैं। इस जगह के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर लंगूर और बंदर बहुत ज़्यादा है, तो आपके हाथ का जो प्रसाद है ना वो छीन कर ले जा सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। लंगूर और बंदर यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारी माता वैष्णो देवी यात्रा के सभी जगह पर दर्शन पूरे हो जाते हैं। भैरव बाबा दर्शन के बाद अगर आप पैदल वापस कटरा आना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग रास्ता है जो सीधे सांझी छत पर जाकर मिल जाता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। वहां से आप हाथी मत्था अर्धकुंवारी होते हुए कटरा पैदल पैदल पहुंच जाएंगे। अगर आप केबल कार से यानी रोपवे से आए हैं तो 100 रुपए का टिकट अप डाउन का होता है। आप रिटर्न भी इसी टिकट से वापस भवन तक जा सकते हैं। भवन पहुंचने के बाद अब अगर आपको पैदल जाना है तो हिमकोटी वाले रास्ते से या पुराने रास्ते से जा सकते हैं। अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो वापस के लिए आपको बैटरी कार भी मिल जाएगी। रिटर्न अर्धकुंवारी के लिए बैटरी कार का टिकट थोड़ा सस्ता रहता है। एक व्यक्ति का टिकट 300 रुपए रहता है। कभी कभी ऑन द स्पॉट काउंटर से ही टिकट मिल जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग रिटर्न में पैदल निकल जाते हैं। फिर भी अगर आप ऑनलाइन करा के आएंगे तो आपको ज्यादा सुविधा रहेगी। तो इस तरह से हमारी माता वैष्णो देवी यात्रा संपूर्ण हो जाती है। इस यात्रा में बहुत सी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। आपको बता देता हूँ कि यात्रा के दौरान आप क्या क्या नहीं ले जा सकते। इस यात्रा के दौरान आप कैमरा, DSLR, GoPro नहीं ले जा सकते हैं। हालांकि आप अपना फोन ले जा सकते हैं। यात्रा मार्ग पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर वो भी अलाउ नहीं है। सिगरेट, गुटखा, अल्कोहल इस तरह की कोई भी चीज आप साथ नहीं ले जा सकते। जब आप पूरी यात्रा करके वापस नीचे आएंगे तो जिस जगह RFID कार्ड का वेरिफिकेशन होता है वहीं पर आपका RFID कार्ड वापस ले लिया जाएगा, और ये देना बहुत जरूरी है। अगर आप RFID कार्ड कहीं मिस हो गया है तो उसके लिए आपको पेनल्टी के रूप में 100 रुपए देने होंगे। तो RFID कार्ड का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिटर्न में आपको ये वापस देना ही होगा। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो जैसे ही आप जम्मू या कटरा पहुंचेंगे तो आपके मोबाइल बंद हो जाएंगे अगर आपके पास किसी दूसरे राज्य का प्रीपेड सिम है। हाँ, अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो वो चालू रहेगा। दूसरे राज्य का प्रीपेड सिम यहाँ काम नहीं करता है। उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कटरा रेलवे स्टेशन या जम्मू रेलवे स्टेशन या जहाँ भी आप पहुँचते हैं वहाँ से यात्रा सिम खरीद सकते हैं। 300 रुपए के आसपास में यात्रा सिम मिल जाता है, जिसमें 1 GB डाटा पर डे मिलता है और अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिल जाती है। आधार कार्ड दिखाकर थंब प्रेस करके आप यात्रा सिम ले सकते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको सिम की जरूरत है या नहीं। मेरे हिसाब से यात्रा सिम आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 दिन आप यहाँ रहेंगे तो आपको उसकी जरूरत रहेगी और आपका फोन चालू रहेगा। हालांकि जब आप होटल में जाएंगे वाईफाई कनेक्ट करके आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान आपका फोन पूरी तरह से डेड रहेगा। तो बेस्ट चॉइस है कि आप यात्रा सिम खरीद लीजिए। चलिए अब मैं उन लोगों के बारे में बात कर लेता हूँ जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं। वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीपैड कटरा में मौजूद है। इसके लिए भी आप ऑनलाइन बुकिंग करके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी स्लॉट आपको चाहिए आप उस स्लॉट में बुकिंग कर लीजिए। हेलीकॉप्टर का किराया कटरा से सांझी छत तक एक व्यक्ति का 2210 रुपये रहता है। वो आपको सांझी छत ड्रॉप करेगा। उसके बाद आपको भवन तक 2 से 2.5 किलोमीटर या तो आप पैदल जाइए या फिर आप घोड़े खच्चर या पालकी से जा सकते हैं। कटरा से हेलीकॉप्टर टिकट आप चाहें तो दोनों साइड का ले सकते हैं, सेम डे रिटर्न या नेक्स्ट डे रिटर्न। सेम डे रिटर्न का टिकट ले सकते हैं कि एक ही दिन में जाना और एक ही दिन में वापस आना, या फिर नेक्स्ट डे रिटर्न ले सकते हैं कि यानी एक दिन आप जाएंगे और दूसरे दिन रिटर्न करेंगे, एक साथ टिकट मिल जाएगा। किराया डबल हो जाता है, 4420 रुपये दोनों साइड का किराया हो जाएगा।
2 साल से छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगेगा, 2 साल से ऊपर के बच्चे का टिकट लगता है। वैष्णो देवी यात्रा में खान पान की बात करते हैं। जब आप कटरा में मौजूद होंगे तो पूरे ही कटरा में आपको अलग अलग तरह के ढाबे, रेस्टोरेंट, कैफे बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, सभी जगहों पर और सभी बाजार में। स्ट्रीट फूड भी आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध शाकाहारी खाना आपको मिलेगा। कटरा में आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, पंजाबी, गुजराती सभी तरह का वेज फूड मिल जाएगा। यात्रा मार्ग की बात करें तो यात्रा मार्ग पर भी बहुत से फूड पॉइंट बने हुए हैं, जिसमें बीकानेर वाला, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, सागर रत्ना जैसे बड़े बड़े ब्रांड यात्रा मार्ग पर मौजूद हैं। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के फ्री लंगर की व्यवस्था भी यात्रा मार्ग पर मौजूद है। अगर आप नए रास्ते से आते हैं तो अर्धकुंवारी से पहले ताराकोट में फ्री लंगर है, अर्धकुंवारी में भी एक फ्री लंगर की व्यवस्था है, सांझी छत में भी एक फ्री लंगर की व्यवस्था है, भैरव घाटी में भी एक फ्री लंगर की व्यवस्था है। इसके अलावा बाणगंगा से पहले गुलशन कुमार टी सीरीज कंपनी का भी एक फ्री लंगर चलता रहता है। तो आपको पूरी यात्रा के दौरान कहीं भी खान पान से संबंधित कोई भी असुविधा नहीं होगी। शुद्ध शाकाहारी खाना पूरी यात्रा में आपको आसानी से मिल जाएगा। अल्कोहल यहाँ पर प्रतिबंधित है, वो आपको ना कहीं पर मिलेगा और ना आप उसको यात्रा में इस्तेमाल। अगर आप कटरा में मौजूद हैं और आपके पास 3 से 4 घंटे हैं तो आप कटरा का लोकल टूर करने जा सकते हैं। लोकल टूर में कटरा में आसपास में बहुत सारी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं, जैसे जित्तो बाबा मंदिर, नौ देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर। ऐसे करीब 5 से 6 अलग अलग जगह हैं जिन्हें आप 3 से 4 घंटे में घूम सकते हैं। ऑटो से घूमेंगे तो 600-700 रुपये में आपका पूरा टूर हो जाएगा। कैब करना चाहते हैं तो 1000-1200 रुपये खर्च करने होंगे। इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप ये वाली वीडियो देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखें। एक और टूर की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपके पास एक दिन है तो आप कटरा से शिवखोड़ी टूर पर जा सकते हैं। कटरा से डेली बसेस चलती हैं शिवखोड़ी के लिए। एक साइड से 180 रुपये बस में किराया रहता है और कुछ बस ऐसी भी हैं जो पूरा टूर करा के वापस कटरा ड्रॉप करती हैं। उसमें करीब 500 रुपये एक व्यक्ति का लिया जाता है। एक और टूर है जिसे आप कटरा से कर सकते हैं, वो है पटनी टॉप टूर। कटरा से पटनी टॉप के लिए रेगुलर बसेस चलती हैं, 180 रुपये बस में किराया रहता है एक साइड का। इसके अलावा पटनी टॉप के लिए भी कुछ बस ऐसी हैं जो पूरा पटनी टॉप टूर कराती हैं। उसमें करीब 500 रुपये के आसपास खर्च होंगे एक व्यक्ति के। आप पटनी टॉप भी घूमने जा सकते हैं। अगर आप कैब से पटनी टॉप जाते हैं तो 2500 से 3000 रुपये लगेंगे और वो आपको पूरा पटनी टॉप का टूर करा देंगे। जो जो फेमस जगह है उन सभी जगह घुमाएंगे और वापस आपको कटरा, जम्मू जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ ड्रॉप कर देंगे। पटनी टॉप टूर की डिटेल वीडियो देखनी है तो ये वाली वीडियो देखिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी जानकारी मिलेगी आपको पटनी टॉप टूर की। अभी भी वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर आपने वैष्णो देवी यात्रा की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई एडवाइस है तो वो भी दे दीजिए, शायद आपके कमेंट से किसी की हेल्प हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।